तो बात हो रही है भारत की। आजादी के बाद पहली बार देश एक बहुत बड़े और कह सकते हैं कि विवादास्पद काम को अंजाम देने जा रहा है, और वो काम है जातिगत जनगणना। अब ये एक ऐसा कदम है जिसमें हमारे समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत है। पर सवाल यही है, आखिर सिर्फ लोगों को गिनने में इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा हो सकता है? ये जो एक सीधा साधा आंकड़ों का काम लगता है, इसमें असल में दांव पर क्या लगा है? चलिए इस पूरी बात की तह तक चलते हैं। आज हम समझेंगे कि दशकों बाद ये जनगणना क्यों हो रही है, इसकी जरूरत अब क्यों आन पड़ी है, इसका इतिहास क्या रहा है, आगे इसमें क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं और इससे निकलने का रास्ता क्या सुझाया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। आखिर इस नई जनगणना की घोषणा का असली मतलब क्या है? देखिए, आजादी के बाद से ये पहली बार होने जा रहा है कि भारत अपनी हर 10 साल में होने वाली जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा हर एक जाति के आंकड़े आधिकारिक तौर पर इकट्ठा करेगा। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये 70 साल से भी ज्यादा पुरानी नीति को बदलना है। अच्छा, अब ये जो बात है ना, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पर सारा खेल है। देखिए, दो शब्द हैं, सर्वे और जनगणना। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। जो सर्वे होता है वो राज्य सरकारें करवाती हैं, तो जाहिर है हर राज्य का अपना अपना तरीका होगा। बिहार का अलग, कर्नाटक का अलग, कोई एकरूपता नहीं, और ये कोई संवैधानिक मजबूरी भी नहीं है। दूसरी तरफ है जनगणना यानी सेंसस। ये केंद्र सरकार करवाती है, पूरे देश में एक ही तरीके से, और हां, ये संविधान के हिसाब से जरूरी है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि क्या हो रहा है, तो अगला सवाल है कि क्यों? आखिर इतने सालों बाद अब अचानक से जाति की गिनती करने का फैसला क्यों लिया गया? इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। अनुच्छेद 340 कहता है कि पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच होनी चाहिए। दूसरा, अगर हमारे पास सही आंकड़े होंगे तभी तो कल्याणकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंचेंगी और संसाधनों का बंटवारा ठीक से हो पाएगा। इससे आरक्षण के लिए सही समूहों की पहचान करने में मदद मिलेगी, और तो और ओबीसी के अंदर भी ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि फायदा सब तक पहुंचे। और ये सिर्फ सरकार का नजरिया नहीं है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़े फैसले में ये साफ कहा है कि किसी भी वर्ग को पिछड़ा हुआ मानने के लिए जाति एक प्रासंगिक मानदंड है, मतलब एक जरूरी पैमाना है। अब ये समझने के लिए कि ये कदम इतना बड़ा क्यों है, हमें थोड़ा सा पीछे मुड़कर इतिहास को देखना होगा। आखिर इतने सालों तक ये आंकड़े इकट्ठा क्यों नहीं किए गए? तो कहानी कुछ यूं है कि 1881 से 1941 तक हर जनगणना में जाति की गिनती एक आम बात थी। 1931 में आखिरी बार पूरे देश के विस्तृत जातिगत आंकड़े छापे गए थे। फिर देश आज़ाद हुआ और 1951 में ये सोचा गया कि अगर हम जाति गिनना बंद कर दें तो शायद जातिवाद भी कम हो जाएगा। तो इस प्रथा को रोक दिया गया और सिर्फ एससीज और एसटीज की गिनती होती रही। हाँ, 2011 में एक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना अलग से हुई थी, पर उसके जाति वाले आंकड़े कभी सामने ही नहीं आए। शायद आंकड़ों की सटीकता और राजनीतिक असर को लेकर चिंताएं थीं। तो अब जब ये काम फिर से होने जा रहा है, तो ये मत समझिए कि रास्ता बिल्कुल साफ है। आगे कई बड़ी और काफी उलझी हुई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे बड़ा सिरदर्द तो है आंकड़ों की सटीकता। सोचिए, जब लोग अपनी जाति बताएंगे तो कितनी गलतियां हो सकती हैं लिखने में, समझने में। फिर केंद्र की ओबीसी लिस्ट और राज्यों की ओबीसी लिस्ट में भी बहुत फर्क है। इसका क्या होगा? और जाहिर है, जैसे ही आंकड़े आएंगे, आरक्षण के लिए नई नई मांगें उठने लगेंगी। एक डर यह भी है कि इससे समाज में जाति के नाम पर दरारें और गहरी हो सकती हैं। और आखिर में जो भी डेटा इकट्ठा होगा, उसकी सुरक्षा भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस वर्गीकरण वाली मुश्किल को समझने के लिए ये उदाहरण देखिए। जाट समुदाय हरियाणा में तो ओबीसी लिस्ट में है, लेकिन पड़ोस के उत्तर प्रदेश में नहीं। अब जब पूरे देश की एक जनगणना होगी, तो ऐसी हजारों जातियों को लेकर जो कन्फ्यूजन है, उसे सुलझाना एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती होगी। तो सवाल उठता है कि इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कोई प्लान है? सरकार ने आगे का रास्ता किस तरह सोचा है? हाँ, सरकार ने एक मॉडर्न तरीका अपनाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें सबसे पहले जानकारों, अलग अलग जाति समूहों और आम लोगों से सलाह ली जाएगी। फिर पूरे देश के लिए सभी जातियों की एक स्टैंडर्ड लिस्ट तैयार की जाएगी। जो लोग गिनती करने जाएंगे, उन्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि गलतियां कम से कम हों। और टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई और बिग डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आंकड़े ज्यादा सटीक हों। पर इन सब के बावजूद ये काम आसान बिल्कुल नहीं होने वाला।
और अंत में हम घूम फिरकर उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। क्या ये आंकड़े वाकई एक बेहतर और न्यायसंगत भारत बनाने में मदद करेंगे, या फिर ये सदियों पुरानी सामाजिक दरारों को और भी गहरा कर देंगे? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।